हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एक सेशन है जिसमें हम क्या है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको देख रहे हैं। तो हमने क्या है कल कुछ ऐसी मतलब भाई क्वेश्चंस हैं उनको हमने देखा था। कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था और मैंने आपको आज के लिए एक क्वेश्चन दिया था। तो आपने जो है वो लिख लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है। और सबसे पहले देखो एक अच्छा सा कोट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, गिव ए मैन ए फिश, यू फीड हिम फॉर ए डे, टीच ए मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को एक मछली दे दो, आप उसे एक दिन के लिए खिलाओगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना ही सिखा दो तो आप उसको जीवन भर खिलाओगे। ठीक है। तो ये जो है ना, ये कोट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको ऐसे वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन देखो इसका आज डालने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में मैं जो आप लोगों को जो गाइडेंस दे रहा हूं उसमें मेरा काम सिर्फ आपको ये नहीं है कि भाई मैं डेली बेसिस पे आपको फिश खिला रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि भाई किस प्रकार से क्या है वो जो फिश है वो पकड़नी है, वो मैं सिखा रहा हूं आपको, वो टीच कर रहा हूं। देखो क्या होता है ना कि आप तैयारी के दौरान आप लोगों को पता होगा कि जो सिलेबस है जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा लगता है। डेली आप पढ़ते रहते हो लेकिन कभी वो सिलेबस खत्म नहीं होता। और आप लोग ये फील कर पा हो, आप लोगों को ये फील होता होगा कि भाई मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, क्या मैं इस बार एग्जाम निकाल लूंगा, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम में जो आप लोगों की जो तैयारी थी उसको मैंने थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। आप लोगों को अपनी गलतियां जो हैं वो पता चली, यानी जो आप जो गलतियां कर रहे थे, जो मिस्टेक्स थी आपकी, वो आपको पता चली। आपने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है। उसकी वजह से एक आपकी जो लाइफ में है ना, जो आपकी जो स्टडी है उसमें एक थोड़ा सा चेंज आया। चेंज क्या आया कि भाई आप बेस पे टारगेट बेस के ऊपर आपने जो तैयारी शुरू कर दी है अपनी, जिसमें क्या है मैं डेली जो आपको टारगेट दे रहा हूं। ठीक है। डेली जो टारगेट आपको दे रहा हूं, आप उस टारगेट को पूरा कर रहे हो, साथ में जो आपको टारगेट दिया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब देखो जो ये टारगेट आप पूरा कर रहे हो ये आपके क्या है, प्री प्लस में मेंस दोनों के लिए है। अब देखो राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप जब उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप पढ़ते हो तो आपके जो दिमाग में क्या है, ब्रेन में वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को क्या लिखना था, कहाँ पे मेरे को फैक्ट डालने थे, कहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव लिखना था। ये सारी चीजें आपको क्या है, ये अभी सीखने को मिली है। तो ये जो है ना, मेरा काम आपको यहाँ पे क्या है, ये मेरा काम आपको ये है कि भाई आपको सही डायरेक्शन दिखाना है कि भाई आप कहाँ पे और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है। अब देखो डेली बेसिस के ऊपर अगर मान लो एक क्वेश्चन भी लिख रहे हो और आप मान लो आपको कि भाई आपने 3 महीने या 6 महीने कंटिन्यू आपने मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस की, 3 महीने या 6 महीने आपने क्या है कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस की, तो उसका असर क्या होगा कि डेली जब आप एक टॉपिक कर रहे हो तो आप क्या है उस टॉपिक के हर एक चीज क्या है, आप क्या है उसको समझ पा रहे हो, उसकी एक इमेज बना पा रहे हो जब भी आप लिख के देखते हो। और इसका असर ये होगा कि आने वाले टाइम में जब भी आपको भाई मेंस लिखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में वो जो है ना वो इमेज एक होगी,
और आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होगा। कंटेंट तब होता है जब आपके पास, देखो कंटेंट, देखो आंसर राइटिंग का सबसे पहला रूल होता है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए कि भाई पहले तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो मैंने जब आपको ये टॉपिक दिया था और जो भी मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आपके पास नॉलेज आ रही है, आपके पास फैक्ट्स आ रखे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या होगा कि जब आपके पास फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें देखोगे। मिस्टेक्स देखने के बाद जब आप मॉडल आंसर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मैंने गलतियां की। उन गलतियों को क्या करोगे, उन गलतियों को इंप्रूव करोगे, सुधारोगे, उन गलतियों को इंप्रूव करोगे, सुधारोगे। और जितनी गलतियां आप इंप्रूव करोगे, आप उतना ही अपने जो है सक्सेस के नजदीक पहुंचोगे। हम क्या है ना, हम हमारा अभी फिलहाल में ये हो रखा था कि हम पढ़ तो रहे थे लेकिन पढ़े जा रहे थे, नॉलेज नॉलेज लिए जा रहे थे। क्या आपने कभी उसको समझने की कोशिश की कि क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरा, हमने क्या कभी कुछ ट्राई करके देखा कि भाई जो नॉलेज मैंने ली है इसका कुछ असर हुआ है? क्या मैं आंसर लिख पा रहा हूं? अगर नहीं लिख पा रहा तो फिर आपने क्या कभी ये चेक किया कि भाई मेरी गलतियां क्या थी? ठीक है, उन गलतियों को आपने नहीं देखा था। साथ में चलो, गलतियां आपने मान लो देख भी ली तो क्या आपने उनको इंप्रूव किया? आपने इंप्रूव भी नहीं किया था। तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी ऐसे चलती है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ट्राई, मिस्टेक, इंप्रूव और सक्सेस। सक्सेस इतनी आसान नहीं होती है। आपको टाइम के साथ उसमें इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारना पड़ेगा, वरना पेपर में जाके आप उन गलतियों को करोगे। तो मेरा काम आज के टाइम में यही है कि आपको वो टीच करना कि भाई हाउ टू कैच ए फिश, यानी सही जगह पे सही चीजें क्या लिखनी है, कहां पे उनका इस्तेमाल करना है, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि आज का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भाई मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, भाई हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हर कोई जब भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ता है तो उनकी जो नीतियों की असफलता के जो कारण है ना, उनको जरूर पढ़ता है। क्योंकि ये देखो बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था और इसकी जो माना जाता है कि भाई सबसे मान लो पढ़ा लिखा सुल्तानों में से एक था ये। और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो भी ये पॉलिसी लेके आता उसमें उसको असफलता मिलती। तो आज क्या है, इस क्वेश्चन में हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं कल के लिए दे रहा हूं, डिस्कस द पोजीशन ऑफ वीमेन इन अर्ली मिडाइवल इंडिया, कि जो अर्ली मिडाइवल इंडिया है उसमें, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन जो भारत है उसमें महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये मैं क्या है कल के लिए दे रहा हूं, लेकिन जो आज का जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये लिख के देख लिया होगा, ट्राई किया होगा, और देखते हैं क्या क्या आप लोगों ने गलतियां की होंगी। चलो एक एक करके देखते हैं। मैंने इसमें देखो 8 से 10 तो जो मतलब भाई उसकी जो कमियां हैं, जो कारण है, वो सब लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां हैं उनके जो असफलता है उनके क्या क्या कारण है। सबसे पहले देखो इंट्रो लिखोगे, सीधी सी बात है। इंट्रो में आपको क्या बताना है, भाई तुगलक वंश है जो दिल्ली में जो है, दिल्ली सल्तनत के ही ये शासक रहे हैं, सुल्तान रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके शासनकाल का समय लिख दोगे। थोड़ा सा ये बता दोगे कि भाई इसमें जो इनका जो है ना शासनकाल है, भारत में जो विवादास्पद रहा है, रहस्यमय शासकों में से माना जाता है इनको। ठीक है, वह अपनी बौद्धिक प्रतिभा और दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे।
कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई ये एक प्रकार से क्या है भाई, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट व्यक्ति था ये। और इसकी जो है ना, इनकी जो एक प्रकार से यू बोल सकते हो, एम्बिशियस था, एम्बिशियस, विजनरी, एम्बिशियस, ठीक है, दूरदर्शी, एम्बिशियस। इसलिए माना जाता था क्योंकि ये जो भी अपनी है ना नीतियां लेके आता था, वो उस समय की नीतियों से बहुत आगे की चीजें थी। लोग उस समय उन चीजों को सोच रहे थे ना, वो और लोगों से आगे बढ़ के सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन नीतियों में क्या है, विफल रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया उनके जो है ना साम्राज्य में। और उसका जो साम्राज्य है वो क्या है, कमजोर हो गया। मतलब उसकी जो है ना सोच थी ना, वो और लोगों से आगे थी, वो सोचता बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रही जिसके चलते उसकी जो नीतियां है ना वो विफल रही। हमें क्या है भाई, उनकी जो ये नीतियां थी, उनके विफलताओं के कारण पता करने हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला कारण था अति महत्वाकांक्षी दृष्टि। ठीक है भाई, ओवर एम्बिशियस जो विजन था इसका, ओवर एम्बिशियस मतलब यू मान सकते हो कि भाई एम्बिशन देखना ठीक है, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा किसी चीज से उम्मीद कर लो। ठीक है, जैसे कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने अपने साम्राज्य में भव्य योजना वाले क्या है, दूरदर्शी शासक था, लेकिन उसके जो विचार है ना अक्सर अपने समय से बहुत आगे थे। उनमें व्यवहारिक व्यवहार्यता का अभाव था, व्यवहारिक व्यवहार्यता का अभाव था। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये है ना ज्यादातर प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी की कमी थी इनके अंदर। प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी कहने का मतलब उन्होंने कोई चीज शुरू तो कर दी, लेकिन वो क्या है ना, उसके लिए वो थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि भाई संयम, संयम नहीं था इनके अंदर। ठीक है, ये मतलब भाई किसी चीज के लिए अगर इन्होंने कुछ शुरू कर दिया तो डेली डेली पूछ रहा है कि भाई मैंने जो नीति शुरू की है उसका क्या रहा, या मैंने कोई पॉलिसी लेके आई है उसका क्या रहा। तो डेली पता कर रहा है, जब उसे 4-5 दिन में कोई बदलाव नहीं नजर आता तो वो उसको बंद कर देता है। कहने का मतलब ये था कि ये चाहता था कि जल्दी जल्दी इन सब के नतीजे निकले, लेकिन हर पॉलिसी के या हर, मान लो जो भी चीजें आप शुरू कर रहे हो, उसके जो है ना परिणाम कई बार लेट भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है ना बहुत ज्यादा जिज्ञासु था ये, मतलब एक प्रकार से ऐसा था कि भाई अपने आप को रोक नहीं पाता था उनके लिए। ठीक है, और जिसके कारण क्या था, उन्हें लागू करने पर वे विफल हो जाती थी, और उनके आदर्शवाद ने उनके युग की प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा। भाई देखो, सीधी सी बात है, इनकी जो भी पॉलिसी आती थी वो अंत में क्या है, फेल हो जाती थी। और उसकी वजह से भाई लोगों में क्या है, मतलब भाई एक प्रकार से, मतलब भाई आप यूं बोल सकते हो कि भाई जो इनकी जो आइडियलिज्म है ना, एक प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिमिटेशंस है ना, उनके पार चली जाती थी, उनके पार। कहने का मतलब ये था कि भाई ये एक प्रकार से ये सोचते थे कि भाई मान लो मैंने कोई पॉलिसी शुरू की है और वो आइडियल पॉलिसी है, और आइडियल पॉलिसी होने के बाद अब मेरा काम क्या है कि भाई मैं समाज में पता करूं कि भाई क्या इस पॉलिसी से कुछ असर हुआ या प्रशासनिक सीमाओं में कुछ असर हुआ। जब ये पॉलिसी शुरू करता है तो कुछ ही दिन में ये रिजल्ट की उम्मीद करता, लेकिन समाज में तो रिजल्ट कई बार लेट भी आता है, कई बार पता चलता है लेट। तो ये है ना एक प्रकार से उन उन अपने आप को आइडियल मान के उन चीजों को शुरू तो कर देता था, लेकिन बाद में उसका क्या है, वो जब उसको वो रिजल्ट नहीं दिखते तो उनको तुरंत बंद कर देता था। तो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि भाई ये संयम नहीं था इसके अंदर, संयम जो होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो देखो पहला पॉइंट क्या था, सॉरी, देखो पहला पॉइंट है कि महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी था, बहुत ज्यादा क्या है, किसी चीज से उम्मीद लगा लेता था कि भाई ये ऐसा होगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, खराब जो कार्यान्वयन है, जो मतलब भाई योजनाओं का जो अभाव है वो हमें देखने को मिलता था। मतलब भाई आप यूं बोल सकते हो,
पुअर इंप्लीमेंटेशन, पुअर इंप्लीमेंटेशन, पुअर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला। साथ में क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी देखने को मिली। कहने का मतलब ये शुरू तो कर देता था लेकिन उसको इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाता था। दूसरा, प्लानिंग की कमी थी, प्लान नहीं बना पाता था कि भाई मैंने कैसे कैसे नीतियों को क्या है शुरू करना है। जब उनकी जो नीतियां है अभिनव थी, अभिनव का मतलब क्या था कि भाई एक प्रकार से इनोवेटिव थी। जो इनकी जो नीतियां थी वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव थी, लेकिन वो अपने खराब तरीके इस्तेमाल करता था उसको लागू करने के, जिसकी वजह से जो है ना ये ऐसी जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो होती थी ना उनमें क्या है भाई, फिर क्या है जो कैपेसिटी की कमी देखने को मिलती थी। जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसमें क्या है जो उसकी क्षमता, जो अनुभव है या संसाधनों की कमी हो जाती, जिसकी वजह से वो उसे तुरंत बंद कर देता। एग्जीक्यूट तो करता था लेकिन जब थोड़ी बहुत कुछ कमियां लगती कि भाई मेरे पास इतने चीजों की कमी है, संसाधनों की कमी है, अनुभव की कमी है, कैपेसिटी की कमी है, तो उसके चलते वो क्या है, वो उन योजनाओं को जल्द ही क्या है बंद कर देता, या फिर मान लो उनमें क्या है जल्दबाजी दिखाता, जिसके कारण वो विफल हो जाती। उन सुधारों को लाने के लिए जल्दबाजी दिखाता और सावधानी पूर्वक योजना बनाने की कमी भी वहां पे देखने को मिली। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या था, मतलब एक प्रकार से वो बोलते हैं ना कि भाई बहुत फास्ट काम सोच रहा था, लेकिन कई बार जमीन के ऊपर जो काम होते हैं वो टाइम लेते हैं किसी काम को होने में। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो कोलैप्स हो जाती थी, और जो ये है ना अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से, और जो है ना मतलब भाई एक प्रकार से जल्दबाजी दिखाने से, ठीक है, तो उस वजह से वो जो है असफल हो जाती थी। ठीक है, तीसरा है नीतियों के बार बार बदलावों के कारण। अब क्या हुआ कि भाई पहले उस मान लो भाई एक कोई नीति लेके आया, अगर वो नहीं चली, ठीक है, तो उसके बाद अक्सर वो उसे उलट देता था बाद में, यानी भाई उसे बंद करके दूसरी कोई नीति ले आता था। बार बार मन बदलता रहने से, जो निरंतरता की कमी के कारण जो लोग हैं, अधिकारी हैं, स्थानीय जो राज्यपाल हैं, उनके बीच में भी भ्रम और अराजकता पैदा हो गई। उनको भी ये लगने लगा कि ये तो अजीब व्यक्ति है, पहले कोई एक पॉलिसी लेके आता है या फिर मान लो कोई नीति लेके आया और बाद में उसको क्या है तुरंत चेंज कर दे रहा है। तो जिससे लोगों में ये हो गया ना कि भी अस्थिरता आ गई थी लोगों में, लोग ये सोचने लगे कि ये तो कभी भी कुछ भी कर देगा, तो थोड़े दिन रुक के देखते हैं। तो वो जो है ना विश्वास की जो कमी है ना, विश्वास जो है वो विश्वास कमजोर हो गया था, और अपने जो उनके जो अधिकारी जो थे, जो और या उनके अधिकार थे, उनको भी वो है को कमजोर किया है उन्होंने। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि भाई राजा मेन होता था, राजा अगर कोई नीति लेके आ रहा है, नीचे लेवल के ऊपर लोग उसको इंप्लीमेंट करने ही वाले थे। तुरंत अगर इसने अपना मन बदल लिया, तो अब राजा ही अगर मन बदल रहा है तो प्रजा क्या करेगी, या उसका प्रशासन क्या करेगा। प्रशासन में क्या आ जाएगा, प्रशासन को सीधा सीधा वो कमजोर कर देगा ना, कि भाई ये तो हर रोज अपना मन बदल रहा है। ठीक है, तो नीतियों में बार बार बदलाव होने से भी क्या है, वहां पे अराजकता का माहौल पैदा हो गया था कि, और लोग क्या है भ्रम में रहने लग गए थे कि क्या पता भाई अभी अगर शुरू किया 2 दिन बाद मना कर दे। ठीक है, तो उसके क्या है दुष्परिणाम देखने को मिले हमें। नेक्स्ट क्या है, खराब तरीके से तैयार जो कराधान या राजस्व नीतियां। भाई देखो पिछला क्या था, पिछले में हमने ये देखा कि भाई जो फ्रीक्वेंटली क्या है ना पॉलिसीज रिवर्स कर रहा था, वो बार बार बदल रहा था। यहां पे क्या कर रहा है भाई, जब बार बार पॉलिसी बदलेगा, एक बार पैसा लग चुका है, फिर दोबारा से पैसा लगा रहा है नई पॉलिसी लाके, ऐसे कई तरह की पॉलिसियां इसने अपनी क्या है रिवर्स कर दी, जिसकी वजह से पैसे जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा इनका, और बहुत ज्यादा अगर मान लो भाई वहां पे इनका जो है ना पैसा अगर लगा है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में भी कमी आ गई होगी, जो खजाने हैं वो भी कम हो गए होंगे। उसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया कि भाई जब
रिवेन्यू में अगर कमी आ रही है तो ये क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। अब भाई इनके पास मेन साधन क्या था, वो या तो एग्रीकल्चर था या टैक्स था। अब खराब तरीके अगर अपनाएंगे और उसके बाद टैक्स को इकट्ठा करने के लिए गलत गलत तरीके भी इस्तेमाल किए जाएंगे या टैक्स सिस्टम को बढ़ा दिए जाएंगे, तो कहने का मतलब जो उनकी जो विफलता का जो प्रमुख कारण है ना, प्रमुख कारण यहाँ पे कठोर कराधान भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग हार्श जो है ना पॉलिसीज जो थे, हार्श जो टैक्स जो मतलब टैक्सेशन पॉलिसी थी, जो हार्श टैक्सेशन जो पॉलिसीज जो थी, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो हार्श जो है ना टैक्सेशन पॉलिसीज जो ये लेके आता था, वो एक क्या है प्रमुख या इंपॉर्टेंट, आप यू बोल सकते हो कि भाई आप ये जो है ना मेन कारण है, की रीजन है। और विशेष रूप से जो इन्होंने देखो एक ऐसा ही एक है ना टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए थे, ये गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो दोआब वाला रीजन है ना, वहां पे इन्होंने क्या किया, ये भाई उपजाऊ एरिया माना जाता है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। और उस समय क्या है, अकाल जो है बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो किसानों के पास क्या है ना एक संकट पैदा हो गया कि हम इतना पैसा कहां से दे, इतना कर कहां से दे। उसी के वजह से अभाव के समय, इस अभाव के समय उन्होंने क्या है, जो ये जितना ये कर जो मांग रहे थे, ये कर देने में असमर्थ रहे और किसानों ने क्या है अपनी जमीनें ही छोड़ दी, जिसकी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि उत्पादन है और राजस्व है उसमें गिरावट आ गई। भाई राजस्व में अगर गिरावट आएगी तो सीधी सी बात है, अगर किसी मतलब भाई कोई प्रशासन है या कोई एक साम्राज्य है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, अपने जनता को खिलाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, या फिर मान लो अनाज ही नहीं होगा, तो कैसे वो साम्राज्य वो मतलब सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना इन्होंने जो टैक्स की जो पॉलिसी जो लेके आए थे, कराधान या राजस्व नीतियां वाली, ये कहीं ना कहीं विफल रही इनकी। अच्छा, अब देखो मान लो इन्होंने टोकन मुद्रा जो है, अलग अलग तरह के टोकन भी शुरू कर दिए। अब सीधी सी बात है भाई, अब पैसा तो चाहिए ना, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने अपनी एक टोकन मुद्रा शुरू कर दी और इन्होंने कई प्रकार के है ना मतलब भाई जो मुद्राएं हैं वो चलाई, जैसे तांबे की, पित्तल की, और इन्होंने सोने और चांदी के जो मूल रूप को उसमें मतलब उन धातुओं को क्या है किससे बदल दिया, तांबे और पित्तल से बदल दिया। अब ये जो सिक्के जारी करने का जब प्रयास हुआ तो शुरू में देखो पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने के बावजूद, मतलब पर्याप्त सुरक्षाएं नहीं थी इतनी, उनकी कमी के कारण भाई क्या हुआ, लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर जालसाजी करनी शुरू कर दी। जालसाजी का मतलब देखो यार, तांबा और पित्तल तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोगों ने घरों में टकसाले बना ली, घरों में टकसाले बना ली, घरों में लोग क्या है तांबे पित्तल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए लोगों ने। उसका असर क्या हुआ भाई, जब तांबे और पित्तल के जब सिक्के वहां पे बनने लगे तो लोग घरों में ही बनाने लग गए, तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा होगा खूब अच्छा, महंगाई बढ़ेगी, और जिससे क्या है जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, लोगों को सरकारी मुद्राओं पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से इन्होंने बाद में अपनी जो है ना जो नीति वापस ली, तो इन्होंने बोला जितने तांबे के सिक्के हमने जारी किए हैं उन सभी को आप हमारे पास ले आओ, हम आपको चांदी और सोने के सिक्के देंगे। तो तांबे के बदले में इनको सोने और चांदी के सिक्के देने पड़े, जिसकी वजह से खजाने जो इनके जो थे, जो इनका जो मतलब भाई रिवेन्यू जो था वो पूरा खत्म होता चला गया, कंगाली सी आ गई थी इनके साम्राज्य में। तो ये भी एक कारण था। अच्छा, छठा कारण क्या है भाई, ये जो व्यक्ति था ना इसने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया था कि भाई ये हमारा इंडिया है और यहां पे महाराष्ट्र में एक जगह थी जिसका नाम था देवगिरी। ठीक है, उसका नाम बदल के उसका नाम रख दिया दौलताबाद, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी दौलताबाद। ठीक है, इनका मेन ये था कि बोला कि मैं ये जो है ना देवगिरी, ये
कहीं ना कहीं जो दूर जो साउथ वाला एरिया है और जो नॉर्थ वाला एरिया है, इन दोनों रीजन्स के क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां से मैं पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं। तो भाई इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। लेकिन ये जो है ना, इतने ज्यादा मतलब अपने लोगों से प्रेम करते थे, अपने प्रशासनिक जो लोग थे उनसे इतना प्रेम करते थे, इन्होंने बोला कि मैं अपनी दिल्ली से राजधानी शिफ्ट कर रहा हूं देवगिरी। तो बोला कि पूरे के पूरे साम्राज्य, जितने भी लोग इनके आसपास रहते थे, जितने भी इनके मान लो भाई प्रशासनिक जो लोग थे, बोला कि सभी मेरे साथ चलो। इन्होंने सभी को उठाया और एक लंबी जर्नी शुरू की, दौलताबाद या जो देवगिरी तक पहुंचे। पीछे से क्या हुआ, जो दिल्ली वाला एरिया था ना, यहां पे अटैक होने शुरू हो गए। अब देखो इस जर्नी में बहुत सारे लोग मारे गए, जो पैदल चल रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। जब वो यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने कुछ दिन यहाँ पे राज किया, लेकिन तब तक दिल्ली के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई लोग भी तो वेट कर रहे होंगे ना इस एरिया को पाने के लिए, दिल्ली के लिए। और दिल्ली तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। तो जब यहाँ पे अटैक होने शुरू हुए तो इन्होंने फिर दोबारा से मन बनाया, बोला कि चलो भाई सभी के सभी दोबारा से वापस चलो दिल्ली। पूरी जनता को, पूरे साम्राज्य को लेके दोबारा से वो चल पड़े वापस। अब आते टाइम बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे मारे गए, कुछ लोगों का मतलब भाई बहुत सारी समस्याएं आई। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो नीति थी ना, वो थी तो अच्छी, लेकिन वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। वो वापस से दिल्ली उन्होंने फिर दोबारा से अपनी राजधानी बना दी। तो यही चीज इसके अंदर लिखा हुआ है। तो देखो क्या है, इन्होंने अपने जो साम्राज्य है ना, उसमें दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थापित किया, लेकिन ये बहुत बेहद ही अलोकप्रिय था ये जो कदम। उन्होंने क्या है, दिल्ली की पूरी आबादी का पलायन करने के लिए मजबूर करना शामिल था। कहने का मतलब पूरी जो आबादी थी ना दिल्ली की, उसको बोला कि भाई चलो सभी के सभी मेरे साथ चलो, ठीक है। ये यात्रा लंबी थी, कठिन थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि लोग अपना पूरा का पूरा सामान उठा के चल रहे हैं, अपने घर का पूरा पूरा घर का सामान उठा के चल रहे हैं। ये योजना है ना विफल हो गई थी और उन्होंने निर्णय लिया, वापस लेना पड़ा और फिर वो वापस दिल्ली आए। इससे क्या है, लोगों और अधिकारियों में नाराजगी पैदा हो गई। लोग क्या है, खुश नहीं रहे उनके इन डिसीजन से, ठीक है। अब देखो 7वां जो पॉइंट है भाई, इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान शुरू किए और उनमें भी इनको क्या है, विफलता मिली। समझते हैं कैसे हैं भाई। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एरिए थे जैसे खुरासान जो है, ये अफगानिस्तान वाला, इराक अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। एक ऐसा ही था, एक कराचील जो वॉर है उसको लड़ने के लिए अपनी सेना बनाई। एडवांस में अपनी सेना को पैसे दे दिए, ठीक है, एक एक साल की सैलरी दे दी पूरे उसको, अपनी आर्मी को। और फिर बाद में जब वो खुरासान जाने वाले थे, तो ये जो खुरासान वाला, देखो ये जो खुरासान वाला एरिया है ना, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, राजा है उसकी डेथ वगैरह हो गई थी, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। तो इन्होंने सोचा तो सही था कि भाई मैं उस एरिया पे अपना क्या है, अधिकार कर लेता हूं। लेकिन जब तक इन्होंने अपनी आर्मी को पैसे वैसे दे के तैयार किया, तब तक वहां पे स्टेबिलिटी आ गई। कोई नया राजा वहां पे आ गया जिसने उसको थोड़ा सा मजबूत कर दिया उस एरिया को, तो ये युद्ध करने नहीं जा पाए। अब देखो इन्होंने अपनी आर्मी को इतना पैसा दे दिया एक एक साल का, अब क्या हुआ उससे, उससे ये हुआ कि इनका जो खजाना है कम हो गया, खत्म हो गया एक प्रकार से। और कराचील वार में क्या है, ये अपनी आर्मी लेके गया। कराचील भाई उत्तराखंड और जो ये वाला एरिया है ना, जो मान लो भाई अपना जो नॉर्थ वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया, यहां पे इन्होंने क्या है, जो कुमाऊं रीजन वाला जो एरिया आता है ना, वहां पे इन्होंने क्या है, अपनी आर्मी भेजी युद्ध करने के लिए। एक राजा था, उनके जो मतलब वहां पे इंस्टेबिलिटी थी, उसको मतलब भाई हराने के लिए, या फिर मान लो उस एरिया को कब मतलब भाई एक प्रकार से अपना मतलब भाई अधिकार जमाने के लिए इन्होंने भेजा। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, और इन्होंने अपना अभियान जो शुरू किया वो सर्दियों में शुरू किया।
और उस समय बहुत ज्यादा ठंडा मौसम था, बहुत सारे लोग बर्फ में जम गए एक प्रकार से, मतलब भाई वहां पे क्या है, बीमार हो गए, मर गए, कुछ सर्दी की वजह से मरे, कुछ किसी वजह से। तो इनको क्या है, ये जो अभियान थे ना बहुत महंगे पड़े। इन्होंने जो भी अपने अभियान चलाए वो सारे के सारे इनके लिए बहुत महंगे अभियान पड़ गए। और ये जो अभियान थे ना, ये इनके लिए गलत तरीके अपनाए गए। वो ऐसी आपदाएं साबित हुई जिसकी वजह से उनका साम्राज्य खाली हो गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ, यानी वो किसी भी ऐसे साम्राज्य को वो हासिल नहीं कर पाया। दूर दराज के जो क्षेत्र थे ना, उनसे जो साम्राज्य विस्तार करने की जो योजनाएं हैं ये विफल रह गई, और वित्तीय थकावट और आंतरिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। कहने का मतलब जो इंटरनल है ना, इंस्टेबिलिटी आ गई थी यहां पे। ठीक है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो 8वां जो है, लोकप्रिय समर्थन जो है, मतलब भाई एक प्रकार से आप यू मान सकते हो कि भाई जो पॉपुलर जो सपोर्ट है और जो विद्रोह मतलब है या फिर रिबेलियन जिसे बोलते हैं, इनका अभाव देखने को मिला। भाई लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया, इवन दो कि भाई जो जो इनके गवर्नर वगैरह थे, जो इनके अंडर में जो एरिए थे, उन्होंने खुद विद्रोह करना शुरू कर दिया। भाई आपकी कमी, आपके जो है ना विफलताओं के कारण वहां पे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई, तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कई नीतियां हैं, उनके विषय को अलग थलग कर दिया था उनको, और उससे क्या हुआ, शासन काल में जो व्यापक विद्रोह शुरू हो चुके थे, और उनके जो कठोर उपायों और अलोकप्रिय निर्णय जो थे, उनको अक्सर अत्याचारी क्या है माना गया। ठीक है, अत्याचारी जो है माना जाने लगा, और जो कुलीन वर्ग थे, जो आम लोग थे, दोनों ने क्या है इनका विद्रोह किया। जैसे बंगाल, गुजरात और दक्षिण में जो कई ऐसे जो है ना, मतलब भाई कई ऐसे प्रांत थे जो इनके अधीन थे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे क्या है केंद्रीय प्राधिकरण जो है कमजोर हो गया। भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो गई। भाई इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने भाई वहां पे एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, वो यहाँ पे क्या थे, एक प्रकार से सामंत थे वहां पे, वो इनके अंडर में काम करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जब लोगों के अंदर जब सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे, या वो मतलब भाई खुश नहीं होंगे राजा से, तो वो विद्रोह तो करेंगे ही अपने लेवल के ऊपर, और उनसे उनसे क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूला जाएगा, तो वो क्या है विद्रोह देखने को मिलेगा, लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। जब समर्थन नहीं मिलेगा तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, भाई इनके शासनकाल में जले पे नमक तो इन्होंने छिड़का जब अकाल और प्राकृतिक आपदाओं जैसी जो है ना स्थिति पैदा हो चुकी थी। इस इनके शासनकाल के दौरान क्या होता, जैसे दोआब क्षेत्र था, यहाँ पे अकाल पड़ गया था, प्राकृतिक आपदाएं जो बहुत सारी आ गई थी एक साथ। तो ऐसे जो संकट में इन्होंने क्या किया, भाई लोग जो थे असमर्थ थे वो टैक्स देने के, लेकिन लोगों की जो पीड़ा है उसको और बढ़ा दिया जब उन्होंने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया, जब इन्होंने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया इस एरिया में। राहत उपाय प्रदान करने के उनके प्रयासों के बावजूद भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो भारी कराधान नीतियां हैं ना, उसने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो बहुत बड़ी जो आबादी है उसको दुख में डाल दिया, मतलब एक प्रकार से संकट की घड़ी में डाल दिया, जिससे क्या हुआ वहां के लोगों में अशांति फैल गई। ठीक है, यानी खुश नहीं रहे वो लोग। नेक्स्ट है, लास्ट मैं इसे मानता हूं कि भाई प्रशासनिक दक्षता का अभाव। भाई आप सीधा सीधा बात क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका इतना अच्छा नहीं था, और उसकी कमी के कारण भी क्या है, ये जो है ना जितनी भी ये जटिल नीतियां वगैरह अपनाते थे, ठीक है, वो क्या है इनकी जो एक प्रकार से वो जो एफिशिएंसी और जो एक प्रकार से जो है ना
कोऑर्डिनेशन जो है ना, समन्वय है, उसकी कमी देखने को मिली। यहाँ के लोगों में क्या है, वो एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है, जो इनका जो प्रशासन था और जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं देखने को मिला। विशाल साम्राज्य का क्या है, जो ये प्रबंधन जो था, ठीक है, तो ये जो विशाल साम्राज्य जो इन्होंने बना रखा था उसको चलाना कठिन हो गया। नियंत्रण जो है ना केंद्रीकृत करने में उनको क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और जो इन प्रयासों से जो क्षेत्रीय राज्यपाल है ना, जो क्षेत्र लेवल के ऊपर जो गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वो लोग क्या करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, ठीक है। अधिकारियों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी था, कुप्रबंधन भी था, जो पर्याप्त जो है ना संचार और परिवहन प्रणालियों की कमी भी थी। और इससे क्या है, उनके जो बहुत सारे ऐसे सुधार थे वो जो है ना उनकी सफलताओं में वो बाधा बनी। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं था, उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था, पर्याप्त जो मान लो भाई संचार मतलब भाई कम्युनिकेशन नहीं था लोगों में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो उनके बीच में जो है ना कमियां थी। तो इसकी वजह से जो गवर्नर वगैरह या वहां के जो प्रशासन था ना वो इसको एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाया, और इन्हीं कमी से वो क्या है, जितनी भी उनकी नीतियां थी वो असफल रही, ठीक है। निष्कर्ष में देखो क्या है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की जो विफलताओं का कारण, देखो निष्कर्ष में सीधी सी बात है, जो ऊपर लिखा है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और चीजें लिख देनी है। जैसे कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक की जो विफलताओं का जो कारण है ना, अति महत्वाकांक्षा थी, खराब योजना थी, लोकप्रिय समर्थन की कमी थी, प्रशासनिक मशीनरी है उनकी क्या दूरदर्शी लेकिन अव्यवहारिक नीतियों से निपटने में असमर्थ थे। हालांकि उनके जो विचार है ना वो इनोवेटिव थे, अभिनव थे, लेकिन उनके अपने समय की जो वास्तविकताओं है ना, लेकिन अपने समय की वास्तविकताओं को ध्यान में न रख पाने के कारण उनके कई जो सुधार है वो विफल हो गए, जिसकी वजह से जो तुगलक वंश है ना वो पतन की ओर चल पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इन जो तुगलक वंश के पतन में इनका बहुत योगदान रहा था, ठीक है, क्योंकि इनसे इतनी मतलब भाई हर कोई इनसे परेशान था। आप यूं मान लो, ये देखो इतना पढ़े लिखे थे, अच्छे स्कॉलर थे, पर्शियन और अरबी भाषा के नॉलेज थी इनको, ये मतलब भाई मेडिसिन की नॉलेज थी, म्यूजिक की नॉलेज थी इनको, इनको क्या है एक प्रकार से यूं बोल सकते हो कि भाई साइंस की नॉलेज थी। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी इनको क्या है, इनसेन इनसेन सुल्तान बोला जाता था। इनसेन सुल्तान का मतलब क्या था, लंपट मूर्ख बोला जाता था इनको, क्योंकि ये क्या है ना तुरंत डिसीजन ये सोचते थे कि भाई मैं अगर कोई चीज शुरू कर रहा हूं तो मेरे को तुरंत उसका क्या है, तुरंत उसका असर देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो थी ना, ये इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश में और समझा देता हूं। और देखो इनका शासनकाल लिख दिया हमने, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे भाई। इनका कंट्रोवर्शियल जो जो एनिग्मेटिक रूलर बोला जाता है मिडेवल इंडिया का। इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट थे, विजनरी थे, एम्बिशियस थे, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है वो फेलियर दिखी, जिसकी वजह से डिसकंटेंट हुआ लोगों में, ठीक है। एम्पायर है वो वीक हो गया। इसके भाई अलग अलग कारण थे, जैसे कि ओवर एम्बिशियस जो विजन था इनका, ये क्या करते थे, विजनरी रूलर जरूर थे, बड़े बड़े प्लान बनाते, लेकिन वो है ना अपने मतलब भाई आइडिया जो थे ना, वो जो आइडिया थे वो टाइम से अपनी टाइम जो उनका जो टाइम था उससे बहुत आगे की सोच के वो कर रहे थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो फिजिबिलिटी थी ना उसकी कमी होने की वजह से ये जो है ना बार बार फेल हो रहे थे। इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो उसको जब भी इम्प्लीमेंट करते तो उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके जो प्लान्स हैं वो फेल हो जाते। जो इनकी जो आइडियलिज्म जो था वो प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस हैं उस इरा में उनके ऊपर प्रिवेल कर रहे थे एक प्रकार से, ठीक है। पुअर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला, लेक ऑफ प्लानिंग,
ठीक है, अच्छे से मतलब भाई इनोवेटिव जरूर थे, लेकिन वो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कैपेसिटी जो है उसकी कमी दिखी, एक्सपीरियंस की कमी दिखी, रिसोर्सिस की कमी दिखी। तो इस वजह से वो इन्हें क्या है, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट होते थे उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अच्छे से। एब्सेंस ऑफ केयरफुल जो प्लानिंग है, हैस्टी मैनर जो थे यहाँ पे देखने को मिले। मतलब भाई अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब भाई यू सोचता था कि भाई जल्दी तेजी से सारे काम हो जाए, जिसकी वजह से क्या है, ये जो भी रिफॉर्म करता वो कोलैप्स हो जाते थे। ठीक है, साथ में फ्रीक्वेंट जो है पॉलिसी रिवर्सल सिस्टम था इनका। कहने का मतलब ये था कि भाई जो भी ये पॉलिसी लेके आते, बाद में कुछ टाइम के बाद उसको रिवर्स कर देते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाती। फ्रीक्वेंट चेंज जो है वो अपने माइंड में इनके चलता रहता था। ठीक है, आज कुछ है दिमाग में, 2 दिन बाद कुछ और होगा। तो जो ये है ना, कंसिस्टेंसी वहां पे नहीं दिखी, जिसकी वजह से लोगों में कैओस उत्पन्न हो गया था। और जो वहां के जो लोकल गवर्नर वगैरह, जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, इन सब को क्या है, एक प्रकार से असंतोष मिला वहां से। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से जो अथॉरिटी भी क्या हो गई, कमजोर हो गई। भाई जब लोगों में यह संतोष रहेगा तो अथॉरिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब देखो, इल प्रिपेयर्ड टैक्सेशन एंड रिवेन्यू पॉलिसी। भाई इन्होंने जो टैक्सेशन और रिवेन्यू पॉलिसी लेके आए वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होके नहीं लेके आए। ये जो मेन की रीजन माना जाता है इनके फेलियर का। हार्श टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए थे, जो दोआब रीजन था, जो कि फर्टाइल रीजन था, जहां से सबसे ज्यादा इनको पैसा मिलना था, वहीं पे इन्होंने गंगा यमुना रिवर वाले जो दोआब वाला एरिया है, दोआब वाला, वहीं पे ही इन्होंने क्या कर दिया भाई, बहुत ज्यादा हार्श टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स इंक्रीज होने से उस समय में क्या है कि बहुत ज्यादा फेमाइन की जो है ना, फेमाइन बहुत अच्छा, मतलब भाई अच्छा कह रहा हूं, जो बहुत क्या है भयंकर एक अकाल पड़ा था, फेमाइन था, सीवियर फेमाइन था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के लोगों में, जो फार्मर्स थे, उनमें क्या है एक डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से लोग क्या है वो टैक्स देने में उसे बर्डन, उनको क्या बर्डन महसूस हुआ। और ये जो है ना, इस जो स्कारसिटी का मतलब क्या था कि भाई उस समय जो इन कमी चल रही थी, एक तो फेमाइन था, ऊपर से फसलें अच्छे से नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोग क्या है वो बर्डन झेल नहीं पाए जो टैक्सेशन का था, और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो जमीनें हैं उनको अबेंडन कर दिया, खाली छोड़ दिया, जिससे क्या है एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर गया, रिवेन्यू भी डिक्लाइन कर गया। ठीक है, अच्छा टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये क्या थे, इन्होंने भाई भाई अपनी जो टोकन जो करेंसी है उसको, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स चलाए जो बेस मेटल के थे, जैसे कॉपर, ब्रास वगैरह, और उनको रिप्लेस कर दिया गोल्ड और सिल्वर से। बाद में क्या हुआ भाई, कम, मतलब भाई जो लैक ऑफ इन एडिक्वेट जो सेफ गार्ड है उनको, मतलब भाई उनकी कमी के चलते लोगों ने क्या कर दिया, मास काउंटर फिटिंग करनी शुरू कर दी, घर में अपने जो है बनानी शुरू कर दी इन्होंने करेंसियां, जिसकी वजह से क्या है वैल्यू जो है ना करेंसी की वो बहुत कम हो गई, और जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा सफर करी। पीपल क्या है, उनका ट्रस्ट जो है ना, जो गवर्नमेंट करेंसी है उसके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, जो उनकी जो पॉलिसीज थी वो बैकफायर कर गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, कैपिटल है उसको ट्रांसफर किया। भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो शिफ्ट करेंगे कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, यानी देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र वाला रीजन था, ताकि भाई वो दोनों रीजन, नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन को अच्छे से कंट्रोल कर सके, और जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो मिल सके डेक्कन रीजन को। लेकिन ये क्या था, एक एक्सट्रीमली अनपॉपुलर मूव था, जिसकी वजह से क्या है इंटायर पॉपुलेशन जो है ना वहां की दिल्ली की माइग्रेट करी। जब सभी लोग माइग्रेट कर गए, बाद में इसमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, पीपल है सफर करें, पीपल्स को जो है बहुत सारे लोगों को जो है बहुत ज्यादा मतलब सफरिंग महसूस हुई। ठीक है, और जो ये प्लान था ये फेल हो गया, क्योंकि अब दिल्ली के ऊपर बहुत सारे अटैक होने लगे। अब उसको ये डिसीजन है अपना रिवर्स करना पड़ा, और उसके बाद वो वापस दिल्ली आया, जिससे क्या हुआ, जो रिसेंटमेंट है ना
वो लोगों में और उसके जो ऑफिशियल्स थे उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई। ठीक है, मिलिट्री जो एक्सपेडिशन है, भाई इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है ना मिलिट्री कैंपेन चलाए, और ये क्या है, मतलब भाई एम्बिशियस जरूर थे लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली एक्सपेडिशन मान सकते हो क्योंकि इन्होंने अपने सेना को ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे दिया था। एक मिनट रुकना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा अपनी जो आर्मी है उसको दे दिया, और इन्होंने जो ये खुरासान, इराक, चाइना, कराची का जो युद्ध है, ये एक प्रकार से डिजास्टर महसूस हुआ, और पूरा जो एम्पायर का जो ट्रेजर था वो खत्म हो गया। यानी एक प्रकार से टेरिटोरियल कोई गेन भी नहीं हुआ, यानी भाई ये एरिया के ऊपर ये अपना अधिकार भी नहीं जमा पाया, जिसकी वजह से जो डिस्टेंट जो टेरिटरी है वो फेल, मतलब भाई उसको पाने का जो था एक्सपेडिशन था वो फेल हो गया, और फाइनेंशियल जो है ना और इंटरनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, रिबेलियन हो गए, मतलब लैक ऑफ क्या है, पॉपुलर सपोर्ट एंड रिबेलियन। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि भाई लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये अनपॉपुलर डिसीजन लेते थे, और ये जो है ना इसकी वजह से जो ये इनके बीच में जो नोबल नोबल जो लोग थे, कॉमन लोग थे, इनके बीच में एक एक असंतोष की भावना पैदा हुई। और जैसे कि भाई जो बंगाल, गुजरात और डेक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे एक प्रकार से यू सोच सकते हो कि भाई इन यहाँ के जो गवर्नर वगैरह थे, जो ये जो प्रोविंसेस थी, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, और उसकी वजह से इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, फेमाइन और जो डिजास्टर वगैरह है। दोआब रीजन में इन्होंने फिर क्या किया भाई, टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या है, ये हैवी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से लोगों की कंडीशन और ज्यादा बेकार हो गई थी। जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी एफिशिएंट नहीं था। कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज इन्होंने क्या है लागू की, जिसकी वजह से जो ये वास्ट एम्पायर था ना उसको डिफिकल्ट हो गया था मैनेज करना, क्योंकि जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल था वो एक प्रकार से अच्छे से मतलब भाई काम नहीं कर रहा था, और जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी काम नहीं करेगी, जो रीजनल गवर्नर्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा ऑफिशियल्स में, मतलब मिसमैनेजमेंट होगा, लैक ऑफ एन जो एडिक्वेट कम्युनिकेशन, भाई उनके बीच में क्या है, जो एक प्रकार से क्या है कम्युनिकेशन में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हिंडर होगा, तो उससे क्या है जो भी आप रिफॉर्म करोगे वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उनके बीच में क्या है, जो हिंडर जो एक प्रकार से क्या होगा कि जो आपके जो सक्सेस होगे ना उसको क्या है रोकने का काम करेगी। कंक्लूजन में देखो वही है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके जो फेलियर है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ना वो मतलब भाई ओवर जो एम्बिशियस थे, पुअर प्लानिंग थी, लैक ऑफ जो पॉपुलर सपोर्ट जो था, इनएबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो देखने को मिली, तो इनके जो है ना जो एक प्रकार से मतलब भाई विजनरी जरूर थे लेकिन उनके पास क्या है इम्प्रैक्टिकल पॉलिसीज थी, कहने का मतलब उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे। और उनका जो ये आइडिया था इनोवेटिव जरूर था, लेकिन जो फेलियर जो थे वो एक प्रकार से रियलिटी ऑफ हिज टाइम जो है अल्टीमेटली लीड टू कोलैप्स ऑफ मैनी ऑफ हिज रिफॉर्म। जो इनकी जो फेलियर यहाँ पे जो दिख रहा था कि मतलब भाई एक प्रकार से उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई इनका जो है ना उस समय जो रियलिटी में ये इनका जो पूरा जितने भी रिफॉर्म्स थे वो कोलैप्स हो गए, और मेन जो है ना इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और इसकी वजह से क्या है बाद में वो तुगलक डायनेस्टी का एक पतन का कारण बनी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें लिखनी थी। तो ये हमारा क्या है आज का जो क्वेश्चन था। ठीक है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कल के लिए जो क्या है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ वीमेन इन अर्ली मिडिवल इंडिया। आपको इसको लिखना है, कोशिश करना है कि आप इसे
200-250 वर्ड में लिख सको। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लिख के देखोगे। कल इसके ऊपर क्या है, इससे रिलेटेड जो भी मॉडल आंसर होगा उसको हम देखेंगे। देखो मैंने जो मॉडल आंसर दिया है वो थोड़ा डिटेल्ड में दिया है, आप लोग अपने अनुसार पॉइंट्स बना के इसे 200-250 वर्ड में कन्वर्ट कर लेना, ताकि भाई इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सको। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।